वीडियो में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फोर्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं। मतलब हम लोग मेटलर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटल्स कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और क्या है मिनरल, क्या है, अलग अलग किस तरीके के मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिकल पर्पस के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस हम यूज करते हैं जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ये सब हम पढ़ते हैं मेटलर्जी हेडिंग के अंदर। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फोर्थ पार्ट है ये। और वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले तो जानना है हमें कि मिनरल क्या है और ओर क्या है, क्योंकि ये दो टर्म हैं जो आपको बार बार देखने को मिलेंगे इस टॉपिक में। कौन कौन से दो टर्म हैं? मिनरल और ओर, ठीक है। मिनरल और ओर। तो मिनरल क्या है और क्या है? मिनरल वो होता है, वो मेटल जिस जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर नेचुरली मिले आपको। मतलब किसी भी क्वांटिटी में, अभी हम क्वांटिटी डिफाइन नहीं कर रहे। अगर हमें किसी फॉर्म में कोई मेटल जो है और उसके कंपाउंड अर्थ के अंदर नेचुरली मिले, ठीक है, तो उसको हम मिनरल कहेंगे। और क्या है? और केवल हम उन मिनरल को कहेंगे जिसके अंदर से हम मेटल्स को कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सके। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे कि आयरन का, आपको पता है कि एक अर्थ की लेयर है, अर्थ के अलग अलग लेयर्स हैं, क्रस्ट है। तो अर्थ के बहुत सारे अलग अलग लेयर्स है। अब आपको पता चल गया, सपोज आपको आपकी आयरन इंडस्ट्री है और आपको आयरन एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि अर्थ का एक लेयर है, उसके नीचे आप यहाँ पे अगर खुदाई करोगे, यहाँ तक जाओगे, तो आपको पता है कि यहाँ से आयरन निकल सकता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ए से आयरन निकल सकता है, और आप फिर अपने आयरन इंडस्ट्री के जरिए उसको आगे प्रोसेस कर सकते हो और आगे सप्लाई करवा सकते हो। और आपको पता है कि एक और जगह है कहीं और, जहाँ बी साइट है, और वहां से भी आयरन निकल सकता है, ठीक है। अब इन दोनों साइट में अंतर क्या है? दोनों जगह से आयरन निकलेगा कुछ कुछ प्रोसेस करने के बाद। पर आपको ये पता चल गया है कि साइट ए पे आयरन निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट आएगा, बहुत ज्यादा लेबर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका तो एक ही ऑप्शन है। जो आयरन है वो बहुत ही ज्यादा कंबाइंड फॉर्म में है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ है। तो आपको बस आयरन इंडस्ट्री है, तो आपको सारे इम्प्योरिटी निकालने होंगे, बहुत इम्प्योर फॉर्म में सपोज, ठीक है। केमिकली बॉन्डेड है, बहुत सारे ऑक्साइड सल्फाइड इस तरीके के फॉर्म में है। पर साइट बी पे क्या है? साइट बी पे जो आयरन है वो आपको इजीली मिल जाएगा, सपोज कि उसमें इम्प्योरिटीज कम है, ठीक है, और वो केमिकली बॉन्डेड नहीं है सपोज। तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली अगर आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट देखना है, इजी देखोगे कि किस जगह से हम आयरन निकाल सकते हैं, तो साइट बी से निकाल सकते हैं। तो जो बी वाला होगा उसको हम कहेंगे ओर, ठीक है। और ए और बी दोनों को कहेंगे मिनरल। तो मिनरल क्यों कहेंगे? क्योंकि नेचुरली उस फॉर्म में मिल रहा है, उस जगह पे मिल रहा है, तो वो कहलाएगा मिनरल। पर उन मिनरल्स को जिसको हम इकोनॉमिकली और अपने बेनिफिट के लिए हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर सके, उनको हम कहेंगे ओर। तो मिनरल और ओर में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दोनों दोनों में डिफरेंस हमेशा पूछते हैं। तो मिनरल और ओर में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो इसके बाद एक फॉलोअप स्टेटमेंट भी आता है। आपको ये बताना होता है कि क्या सारे मिनरल ओर है या सारे ओर मिनरल्स हैं। तो सही स्टेटमेंट क्या होगा? दो दो स्टेटमेंट हो सकता है, या तो ऑल मिनरल्स और हो सकते हैं, या तो ऑल और मिनरल्स हो सकते हैं। मैंने कहा ये दो स्टेटमेंट है, तो इसमें से सही स्टेटमेंट क्या है? तो इसमें से सही स्टेटमेंट ये वाला हो जाएगा। क्या? कौन सा? ऑल ओर्स आर मिनरल। क्यों? क्योंकि और वो है जहां से हम इकोनॉमिकली अपने बेनिफिट्स के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। पर कहाँ से निकाल रहे हैं? वो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो एक मिनरल ही होगा। और जो है वो सारे और मिनरल ही होंगे, बस उनमें खास बात क्या है? वैसे मिनरल जिनको हम अपने बेनिफिट के लिए इजिली निकाल सकते हैं उनको हम और कहेंगे। तो सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑल ओर्स आर मिनरल, ठीक है। पर ये स्टेटमेंट गलत है कि ऑल मिनरल्स आर और। अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, ए पे, ए जो साइड था वो भी, ए जहाँ पे जिस फॉर्म में मिल रहा है वो भी मिनरल था, बी भी था। पर क्या हमने ए को और कहा? नहीं कहा, क्योंकि वहां से हम इकोनॉमिकली अपने बेनिफिट के लिए वहां से हम नहीं निकाल सकते हैं। और मिनरल में डिफरेंस हमेशा पूछते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और मिनरल में डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करते क्यों हैं, और एक्चुअली में मतलब क्या इसके पीछे चल रहा है। जब भी कोई मेटल है
तो अभी हमने देखा था एक रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखी थी, क्या देखी थी? एक रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या किया था? रिएक्टिविटी सीरीज में हमने मेटल को, तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज किया था मेटल्स को। तो उसमें हमने क्या देखा था कि मेटल्स को हमने ऐसे अरेंज किया था जैसे के था, ठीक है, फिर कहीं बीच में एच आता था, फिर हमें पता है कॉपर उसके नीचे आता है, और हमने उसको रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। तो अब इसमें हम 3 क्लासिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है, 3 क्लासिफिकेशन कर देते हैं। और कॉपर के भी नीचे अगर हम जाए तो लीस्ट रिएक्टिव में आ जाते हैं आपके गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी। अब इसमें हमने 3 क्लासिफिकेशन कर दिया। एक तो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप होगा, सबसे ऊपर वाले, मतलब एक्सट्रीमली रिएक्टिव ग्रुप, फिर होगा मॉडरेट ग्रुप, फिर होगा लीस्ट रिएक्टिव ग्रुप। लीस्ट रिएक्टिव मतलब नीचे वाला है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको नीचे मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्लासिफिकेशन ये क्यों किया? क्योंकि जनरली ऐसा पाया गया है कि इन क्लासिफिकेशन से, मतलब इन 3 ग्रुप के अकॉर्डिंग ही हम आगे के प्रोसेसेस करेंगे। मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप में है तो कुछ कॉमन प्रोसेसेस है जो हम उन मेटल्स के लिए करेंगे जो उस रिएक्टिव ग्रुप में आते हैं, ठीक है। अगर मॉडरेट का कोई आपका मेटल है तो मॉडरेट वाले के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स है, वही हम अप्लाई करेंगे। तो उस रेंज में जो एलिमेंट्स लाइक करेंगे उनके लिए भी हम वही वाले प्रिंसिपल लगा देंगे। और लीस्ट रिएक्टिव है तो लीस्ट रिएक्टिव वाले सेम प्रिंसिपल्स होंगे। तो इसलिए हमने डिवाइड कर दिया है ताकि हमें एक एक मेटल का स्टडी ना करना पड़े कि कौन से प्रिंसिपल से निकलेगा। तो इस तरीके से ग्रुप हमने बांट दिया है। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको ये मान के चलना है इसको समझने के लिए कि आपकी कोई मेटल की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लाओगे कहाँ से? रॉ मटेरियल आपको लाना है तो आप अर्थ में ढूंढोगे, अर्थ के क्रस्ट में आपको पता है मेटल्स होते हैं। तो अर्थ के क्रस्ट में जो आप मेटल ढूंढने जाओगे तो कभी भी मेटल आपको एग्जैक्टली जिस फॉर्म में आपको चाहिए उस फॉर्म में नहीं मिलेगा। अगर आपकी आयरन इंडस्ट्री है, आपको रॉ मटेरियल अर्थ से आयरन लाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और वहाँ पे आपको फ्री फॉर्म मिल जाएगा इसका Fe का। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे आयरन बार पड़े हुए मिल जाएंगे और आपने एज इट इज उसको मेल्ट किया या जो भी यूज करना था वो किया। इस तरीके से कभी नहीं होने वाला। क्या होगा? आपको ऑक्साइड्स मिल सकते हैं, ठीक है, आपको सल्फाइड मिल सकते हैं, आपको अलग अलग कंबाइंड फॉर्म में मिल सकते हैं। प्लस क्या हो सकता है? प्लस इम्प्यूरिटीज हो सकती है। इम्प्यूरिटीज किसको कह रहे हैं हम? इम्प्यूरिटीज वो है जो केमिकली बॉन्डेड तो नहीं है पर उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि कुछ अगर केमिकल प्रोसेस ना लगाए, मतलब फिजिकल प्रोसेस से भी सेपरेट हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको एक अलग यूनिट सेटअप करना पड़ेगा जो इम्प्यूरिटी हटाए। फिर उसके बाद आपकी आयरन इंडस्ट्री है, ठीक है, आपकी सल्फर इंडस्ट्री नहीं है तो आपको ये सल्फर नहीं चाहिए, आपको आयरन चाहिए। आयरन इंडस्ट्री है, ऑक्सीजन आपको हटाना पड़ेगा तभी आपको फ्री फॉर्म मिलेगा। तो इन जो कंबाइंड फॉर्म है इनको हटाने के लिए भी हमें अलग अलग प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर करने पड़ेंगे, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। मेटलर्जी पूरा टॉपिक होता है, मेटलर्जी में इंजीनियरिंग भी होती है, आईआईटी में डिग्री भी मिलता है। तो इस तरीके से आपको मेटलर्जी इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये पढ़ना जरूरी इसलिए है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल और क्या क्या प्रोसीजर्स हमें करने पड़ेंगे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स क्या क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब आपको पता है ओर क्या चीज़ है, और कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल टर्म है। कॉन्सेंट्रेशन तो बिल्कुल वही वाला टर्म है जो इंग्लिश में नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। तो अनवांटेड इम्प्यूरिटीज़ को हटा देना है तो कोई चीज़ कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। अगर हमने अनवांटेड चीज़ों को हटा दिया कोई चीज़ कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। तो कौन कौन से कर सकते हैं? और देखो एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको हम कहते हैं गैंग। गैंग प्रोनाउंस करते हैं इसको, ठीक है। तो आपका जो भी मिनरल्स होता है उसमें एक तो ओर होगा और साथ में इम्प्यूरिटीज होगी। तो अगर ओर को हटा दे तो जो इम्प्यूरिटी बचती है उसको कहते हैं गैंग, ठीक है। ये जो टर्म आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोसीजर से हटा सकता है। इसमें आपके लेवल पे अभी जरूरी नहीं है, 11th क्लास में जब आप 12th क्लास में चैप्टर पढ़ोगे आगे के केमिस्ट्री में, तो आपको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी अलग अलग चीज़ें पढ़नी होगी। जैसे कि वॉशिंग से हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफाइनिंग से हो सकता है, बहुत सारे जोन रिफाइनिंग से हो सकता है। तो अलग अलग प्रोसीजर्स है। सपोज कि आयरन है, ठीक है, आयरन होता है, यहाँ पे आयरन के पार्टिकल्स हैं और साथ में कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो आपको पता है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, इम्प्यूरिटीज है।
ठीक है। ब्लू वाला क्या डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहा है? आयरन। यहाँ वाले मान लो कि निकल कर रहे हैं, कोई अलॉय कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना हो, कोई और ले लो। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा प्रोसीजर ये होगा कि इसको हमने एक ट्रैक पर डाल दिया और नीचे से हमने मैग्नेट लगा दिया। मैग्नेट जब हमने लगा दिया तो आपको पता है कि आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, और सपोज उस इम्प्योरिटी की नहीं है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो क्या होगा कि आयरन तो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। और वो ट्रैक मूव कर रहा है तो वो एक अलग जगह चला जाएगा, और जो बाकी का इम्प्योरिटीज बचा है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोसीजर्स हम यूज कर सकते हैं। आपको अभी इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहले आपको ओर मिला है, पता चल गया कि यहाँ पे ये ओर है इसका, तो उसको कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है। फिर ओर को मेटल में कन्वर्ट करेंगे सेकंड स्टेप में। अब इसी स्टेप को हमें डिटेल में पढ़ना है कि किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमने अलग अलग कैटेगरी में उसको डाल दिया है। ये देखो, अलग अलग कैटेगरी है, ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद कम रिएक्टिव, रिएक्टिविटी ऐसे डाउन जा रही है। तो उसके कॉमन है होते हैं कुछ कुछ प्रिंसिपल, जैसे कि क्या आपको पता है, सबसे ऊपर ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इस तरीके के मेटल्स आते हैं। तो उनके लिए हम कौन सा प्रोसीजर करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। अभी हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी केवल आप टर्म जान लो कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ऊपर वाले एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज के लिए, उसके लिए हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। उसके बाद जो थोड़े बीच में आएंगे, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, उसका हम करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन क्यों करेंगे? रिडक्शन इसलिए करेंगे क्योंकि उनके जो ओर हैं वो ऑक्साइड और कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है। तो हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए नहीं, हमें तो बस मेटल से मतलब है। हमें मेटलर्जी में क्या करना है? मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो हमें हटाना है। फिर थोड़ा और बीच वाले अगर हम आएंगे तो आपको सल्फाइड भी मिल सकते हैं, वही बीच वाले ही हैं, यह भी बीच वाला रेंज है। वहाँ पे ऑक्साइड मिल रहा था और कार्बोनेट मिल रहा था, यहाँ पे सल्फाइड मिल सकता है। तो यहाँ पे भी आपको रिडक्शन करना है, यहाँ पे भी आपको हटाना है वो सल्फाइड, ताकि आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सको। और फिर जब हम सबसे नीचे आ जाएंगे तो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो ये जो आपके मेटल्स दिख रहे हैं, गोल्ड, ठीक है, और प्लेटिनम वगैरह, ये आपको एज इट इज मेटालिक फॉर्म में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे नीचे लाइक कर रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। सबसे नीचे लाइक करने का मतलब क्या है? कि दे आर लीस्ट रिएक्टिव। अगर वो लीस्ट रिएक्टिव है तो उसने क्या ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन किया होगा? नहीं किया होगा। सल्फर के साथ नहीं किया होगा, तो मतलब कि वो केमिकली अपने ही फॉर्म में है, अपने प्योर फॉर्म में है, मेटालिक स्टेट में है, वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं है। तो इनको निकालना ऑब्वियसली ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसीजर किस तरीके से हम करते हैं एग्जैक्टली। ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हाईली रिएक्टिव वाले ग्रुप से, ऊपर वाले ग्रुप से। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। आपको एक शॉर्ट्स मिल जाएगा, उसमें मैं बहुत ही एक शानदार निमोनिक शेयर करूंगा, जिससे आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। फिर आपको कभी वो आप नहीं भूलोगे। तो आपको ऐसे फिर अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, उस निमोनिक से बहुत ईजी हो जाएगा। उसकी मैं अलग वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, शॉर्ट्स। ठीक है। तो अभी के लिए कौन कौन से होते हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, जो ऊपर वाले आते हैं। ठीक है। वो ऊपर वाले पार्ट में करते हैं, इसलिए मोस्ट रिएक्टिव। अब देखो इन वाले को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन वाले को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस कह दो। इलेक्ट्रोलाइसिस में अब हम करते क्या है? ठीक है, ये देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल हम लेते हैं NaCl का। सोडियम मेटल है, ऊपर लाई करता है, रिएक्टिविटी बहुत हाई है उसकी। अब क्या है कि सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि NaCl के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? मोल्टेन NaCl लेंगे और उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे। NaCl का जो हमारे पास मोल्टन NaCl है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे। तो इससे होगा क्या कि सोडियम मेटल आपका अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। कैसे हो रहा है ये प्रोसीजर एग्जैक्टली, ये हम देखते हैं। ठीक है। तो अब देखो इसका मैकेनिज्म अगर आपको देखना है कि एग्जैक्टली ये चीज हुआ कैसे, वो ओवरव्यू था कि इसमें हुआ क्या। अब एग्जैक्टली कैसे हुआ उसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक समझना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके डिटेल में जाने के पहले कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको अब पता चल जाएगी। जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास दो साइट्स होते हैं, दो लोकेशन होती है। कौन कौन सी दो लोकेशन होती है? एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड।
ठीक है, एनोड और कैथोड। अब देखो क्या होता है, आपको पता है कैटायन और एनायन, आपने सुना अभी तक, आपको पता होगा अभी तक क्या कैटायन और एनायन। ठीक है, कैटायन का मतलब क्या होता था, हमने देखा था कैटायन का मतलब होता था पॉजिटिवली चार्ज आयन, एनायन का मतलब क्या होता था नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक है, ये क्लियर है। अगर आपको ये पता है तो आपको करना क्या है इलेक्ट्रोलिसिस में, कैथोड एनोड में उल्टा कर देना है। ठीक है, कैथोड एनोड में उल्टा कर देना है, इसका क्या मतलब हुआ, कैथोड एनोड में उल्टा करना है। कैटायन था पॉजिटिव, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, कैथोड तो हो जाएगा आपका नेगेटिव साइड। ठीक है, कैथोड जो है वो आपका हो जाएगा नेगेटिव साइड। तो कैटायन एनायन के तरीके से हम यूज करके हमने बोला कैथोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेगेटिव साइड। फिर एनोड बचा आपके लिए, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो अभी के लिए आपको बस ये याद रखना है कि कैथोड जो है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, क्योंकि आपको पता है एक बैटरी होती है, जैसे हम ऐसे बैटरी बनाते हैं, ठीक है, और प्लस माइनस ऐसे हम दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि कैथोड और एनोड होता है, एग्जैक्टली कौन सा होता है अब आपको पता चल गया, एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपको बेसिक यहाँ पे जानना जरूरी था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे यूज हो सकता है ये चीज। देखो, अब मॉल्टन इसमें होता क्या है, सोडियम क्लोराइड में Na जो है, सोडियम क्लोराइड में Na जो है वो कैटायन के फॉर्म में रहा होगा। वर्डिंग्स पे आप ध्यान देना क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। NaCl था अपने पास, NaCl था, तो इसमें कैसे रहा होगा, Na पॉजिटिव में रहा होगा, Cl नेगेटिव में रहा होगा, तभी तो ये सॉल्ट बना है। दोनों का अगर हम नेगेटिव में, Cl-1 में, अब देखो क्या हो रहा है, कैथोड पे, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। कैसे याद रख सकते हैं इसको, जो ए हम बनाते हैं, ए, वो ओ से थोड़ा मिलता जुलता है, मैंने ऐसे याद रखा था, कंफ्यूजन नहीं होती फिर आपको। जो ए बनाते हैं वो ओ से थोड़ा मिलता जुलता है, सर्कल ही है। ठीक है, और ओ से हमें क्या रखना है ऑक्सीडेशन, ए से क्या रखना है एनोड। ठीक है, तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। अभी कैसे पता चलेगा क्या ऑक्सीडेशन क्या रिडक्शन, में क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी आपको 1 मिनट के अंदर सब समझ में आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना कैसे है, तो सबसे पहला अगर आप चैप्टर याद करो जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था, रिडॉक्स रिएक्शन हमने जहाँ पे डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने आपको अलग अलग डेफिनेशन दी थी। तो अभी तक आपको क्या पता है, जो आपके लेवल पे अभी तक आपको पता है कि अगर अगर ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड होता है तो कौन सा रिएक्शन हम कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हम कहते हैं उसको रिडक्शन रिएक्शन। या तो इसका उल्टा कर दो, अगर रिमूव होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आई होप आपको ये इतना एटलीस्ट पता हो, क्योंकि ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था और ये अभी आपके लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको कहा था कि एक और डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, सपोज जैसे Na प्लस था, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। ठीक है, तो क्या बनेगा, Na प्लस था उसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो Na बन जाएगा, Na बन जाएगा। तो इसको एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे रिडक्शन, रिडक्शन। क्यों, यहाँ पे +1 था अब 0 हो गया है, +1 से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया है। और अगर इसका उल्टा हो जाए, सपोज क्लोरीन था, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक सेकंड, हाँ, तो क्लोरीन था और उस क्लोरीन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन, उस क्लोरीन, वो क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन हो गया और क्लोराइड आयन था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लोराइड आयन था आपके पास, मतलब कि क्लोरीन तो था और प्लस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन था और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तो क्लोराइड आयन बन गया Cl-। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो Cl- था उसने अपना एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसको हटा दिया और वापस क्लोरीन बन गया, तो यहाँ पे -1 था। अब यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो यहाँ पे क्या हुआ है, -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुआ है, तो आप -1 से 0 आए हो, मतलब कि आप पॉजिटिविटी की तरफ आए हो।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से देखें तो ऑक्सीडेशन हुआ है, पर अगर पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। आई होप कि आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो अभी हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, क्योंकि शायद आपको कंफ्यूजन हो सकती है अभी, क्योंकि इतना अभी आप फ़ैमिलियर नहीं हो इस टॉपिक से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जैसे सपोज़ Na है, Na आपको पता है 11th नंबर पे आएगा। 11th नंबर है तो कैसे फिलिंग होगी? 2 और 8 और 1, ठीक है? तो आपको पता है कि ये 1 जो है, वही वो अपना हटा देगा। क्यों? ऑक्टेट रूल याद करो, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है स्टेबिलिटी के लिए, मतलब आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए। तो ये जो 1 है वो हटा देगा। जब ये 1 हटाएगा, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? यहाँ पे +1 का आएगा चार्ज। तो ये जो +1 का चार्ज है, इसका यही ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं इसको, ठीक है? अब सपोज़ एल्यूमीनियम है, +3 में एक्सिस्ट करता है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा। होगा। ऐसे आपको याद नहीं करना, पर अभी के लेवल के हिसाब से आपको जनरली वही दिखेगा, जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है? तो वापस अब हम आते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि Na प्लस था, ठीक है? अब आपको समझ में आ जाएगा, Na+1 था ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, एलिमेंटल फॉर्म में है, मतलब कि 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? +1 से 0 गया, आपके पास 1 था, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तो रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन हो गया है, ठीक है? तो इसलिए रिडक्शन। यहाँ पे क्या है, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? -1 था। -1 से 0 हुआ है, मतलब आप 1 के 1 जो था आपके पास कम था, नेगेटिव में आप चल रहे थे। अब आपके पास एक चीज़ आ गई है, तभी तो वो चीज़ 0 होगी। आपके पास -1 था, कुछ एक आया होगा पॉज़िटिव में, तभी तो वो 0 बना है। तो आ रहा है, मतलब कि फ़ायदा हो रहा है। तो क्या ये नेगेटिव से पॉज़िटिव की तरफ गए हैं? ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे। तो आई होप आपको पता हो, अब इलेक्ट्रॉन के ज़रिए कैसे देखना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ज़रिए आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कोई अब नई बात नहीं है। अब आपको ये समझना आना चाहिए इलेक्ट्रॉन के थ्रू कैसे देखना है। ये टॉपिक में थोड़ा डाउट होता है इनिशियली, तो अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, या तो टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ लेना, वहाँ पे मैं अच्छे से आपको समझा दूँगा अगर नहीं समझ में आया हो तो, ठीक है? तो अब हम वापस आते हैं टॉपिक पे। तो मैंने कहा कैथोड पे रिडक्शन होता है, अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, आप ये प्लस दिख रहा है, मतलब कि +1 था ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, कुछ नेगेटिविटी आ रही है। तो जो पॉज़िटिविटी थी वो नेगेटिविटी के साथ मिलके क्या होगा? न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे Na के फॉर्म में है, मतलब कि एलिमेंटल स्टेट। तो मैंने क्या बोला, एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेट एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगा। तो +1 से 0 गया है, मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हो गया है। एनोड में ऑक्सीडेशन हुआ है, कैसे? -1 से -1 से दोबा -1 से 0 गया है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस तरीके से आपको देखना है। फंडामेंटली आप ऐसे समझो, अभी के लेवल के लिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं था, पर मैंने इसलिए समझाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको ऐसे रट्टा ना मारना पड़े, आपको एग्ज़ैक्टली पता चले कि यहाँ पे हो क्या रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ही आपका ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कोई चीज़ होने वाला है। तो इलेक्ट्रोलिसिस से से कैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करके Na को एक्सट्रैक्ट किया, ये आपको समझाने के लिए ये समझाना ज़रूरी था, ठीक है? अब आपको एक बार ये समझ में आ गया, तो आप इसी तरीके से बाकी मेटल्स पे भी अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन ऑक्साइड था एल्यूमीनियम का, दोबारा इलेक्ट्रोलिसिस किया, प्रिंसिपल और फंडा आपका सेम रहेगा। कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, +3 था, कैथोड पे रिडक्शन होता है, मतलब कम हो जाएगा कुछ। 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, नेगेटिविटी आ गई, तो ऑब्वियसली ये जो पॉज़िटिविटी पहुँची हुई है, नेगेटिविटी उसको नीचे लाएगी, कम हो जाएगी। एल्यूमीनियम Al के फॉर्म में एक्सिस्ट करता है, तो 0 हो जाएगा। तो +3 से 0 गया है रिडक्शन, नेगेटिव से 0 गया है ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो इस तरीके से आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको क्लियरली अब दिख जाएगा चीज़ें। एनोड पे क्या है, जो एनायन है वो एनोड पे आ जाएँगे, एनोड पे एनायन डिपॉज़िट होंगे, कैथोड पे कैटायन डिपॉज़िट हो जाएँगे, ठीक है? कैसे होंगे, क्यों होंगे, वो आपको पता है, क्योंकि यहीं पे पॉज़िटिव बन रहा था, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 0 होगा, यहीं पे रिडक्शन हुआ है कैथोड पे। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपको सपोज़ Al2O3 दे दिया, तो आपने ये तो रट्टा मार लिया कि इलेक्ट्रोलिसिस से इसको निकालते हैं, ठीक है? क्योंकि Al ऊपर आता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस से निकालेंगे। पर पर ये कैसे आप बता पाओगे कि कैथोड पे कौन-सा प्रोडक्ट जाएगा, एनोड पे कौन-सा जाएगा? आपसे ये पूछेंगे कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3 आप ये हमें बताओ कि कैथोड पे क्या डिपॉज़िट होगा? क्या Al3+ होगा,
क्या Al होगा, क्या O2 माइनस होगा या O2 होगा। तो आपको पता है Al डिपॉजिट हो जाएगा। कैसे होगा, प्रोसीजर क्या है, मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। तो हमने देख लिया सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वाले को कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए। जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, उनके लिए हमको क्या करना है, अलग-अलग प्रिंसिपल है। मॉडरेटली रिएक्टिव जो हैं, उनको हमें देखने के लिए उस पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से कंबाइंड फॉर्म में है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है ज़िंक का, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो ज़िंक जो है वो कार्बोनेट के फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पे ज़िंक का ही एक और फॉर्म होता है सल्फाइड, ठीक। तो जो कार्बोनेट के फॉर्म से हमें ज़िंक निकालना है, अगर कार्बोनेट के फॉर्म में से ज़िंक निकालना है, तो उसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन। उसको कहते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हम कार्बोनेट हटा रहे हैं। और यहाँ पे ख़ास बात क्या है कि एब्सेंस ऑफ एयर होता है, ठीक है? मतलब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ एयर में हम हीट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो कार्बोनेट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के अलग हो जाता है और ज़िंक का हमें ऑक्साइड मिल जाता है। दोबारा, ज़िंक कार्बोनेट है, कैल्सिनेशन प्रोसीजर का नाम है, ख़ास बात एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बोनेट फॉर्म जो है उसको जब भी हम हीट करते हैं तो हमेशा देखोगे कि वो CO2 गैस इवॉल्व करा देता है। अगर CO3 में से CO2 निकल गया है तो एक ऑक्सीजन बचा होगा जो कि ज़िंक के साथ आपको यहाँ पे कंबाइन दिख रहा है, ज़िंक ऑक्साइड फॉर्म में आपको मिल गया है, ठीक है? दूसरा क्या है, ज़िंक सल्फाइड था, ठीक? सल्फाइड को हमने क्या किया, रोस्टिंग किया, इस प्रोसीजर को कहते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग में ख़ास बात क्या होता है, यहाँ पे प्रेज़ेंस ऑफ एयर होती है। कैल्सिनेशन में क्या था, एब्सेंस ऑफ एयर था, रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ एयर। तो हमने जिंक सल्फाइड से O2 मतलब कि प्रेजेंस ऑफ एयर में उसको हीट किया है, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी बाहर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो हमने दोनों में एक कॉमन चीज़ किया है, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। आप ये देखो दोनों में ये चीज़ कॉमन है। तो हमने दोनों में जिंक ऑक्साइड बनाया। ऑक्साइड क्यों बनाया? क्योंकि हम डायरेक्टली कार्बोनेट से जिंक या फिर सल्फाइड से जिंक नहीं निकाल सकते। इन दोनों को पहले हमने इन दोनों को पहले ज़िंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, अब हम ज़िंक ऑक्साइड से आगे निकाल सकते हैं। ऑक्साइड को बाद में हम कर सकते हैं कैसे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके, वो अभी हम आगे देखेंगे। पर अभी हमें पता है कि हमें ज़िंक ऑक्साइड मिल चुका है, किन-किन चीज़ों से, ज़िंक कार्बोनेट से और ज़िंक सल्फाइड से ऑक्साइड मिल चुका है। अब ऑक्साइड को आगे हमने क्या किया है वो हम आगे देखेंगे बाद में, ठीक है। ऑक्साइड अब हमें मिल गया था, तो हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑक्साइड को हम रिड्यूस करवा सकते हैं। अब यहाँ पे रिड्यूस का क्या मतलब है, सिंपल वाला जो सबसे पहले हम पढ़े थे। ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन हटा रहे हैं, तो रिड्यूस होगा वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन कैसे हो सकता है, कार्बन के साथ आपका हो सकता है, ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन उठा लेगा और ज़िंक आपको मिल जाएगा फ्री फॉर्म में। यही तो हमें चाहिए था, मेटलर्जी का मेन एम ही हमारा ये है, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और हम कैसे रिडक्शन कर सकते हैं, अलग-अलग काफ़ी आप ऑप्शंस होते हैं अगर आपको रिडक्शन करना है। इसलिए हम मैंने बोला था कि एक बार अगर आपको ऑक्साइड मिल गया, जो हमने ज़िंक ऑक्साइड बनाया कार्बोनेट और सल्फाइड से, ऑक्साइड मिल गया, उसके बाद आपके पास कई ऑप्शन है कि किस तरीके से आपको रिड्यूस करना है। आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, जैसे यहाँ पे कार्बन लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें हमने दूसरे मेटल को यूज़ करके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ किया है। मैंगनीज़ डाइऑक्साइड था यहाँ पे, मतलब ऑक्साइड का ही फॉर्म है, तो हमने दूसरा मेटल यूज़ कर लिया। अब दूसरा मेटल ने क्या किया, ऑक्सीजन उठा लिया, खुद मेटल ऑक्साइड बन गया और मैंगनीज़ मेटल को फ्री फॉर्म में छोड़ दिया है, ठीक है? तो बहुत सारे आपके पास ऐसे होंगे जो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएँगे, जैसे मैंगनीज़ और क्रोमियम को हम एल्यूमीनियम से रिड्यूस कर सकते हैं। ज़िंक में हमने क्या देखा था, ज़िंक को हम डायरेक्टली कार्बन से कर सकते हैं रिड्यूस, कोक भी कहते हैं इस कार्बन को, COKe कोक, ठीक है? और थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन में क्या है, थर्माइट रिएक्शन में बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर इन्वॉल्वमेंट होता है। आपके पास आयरन ओर है, ठीक है? और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो है, थर्माइट रिएक्शन हम यूज़ करते हैं, एल्यूमीनियम पाउडर होता है यहाँ पे एज़ रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। आयरन का जो ओर है, उसके लिए हम एल्यूमीनियम पाउडर यूज़ करते हैं। तो एल्यूमीनियम पाउडर, जैसा अभी ऊपर मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के बताया था कि एक मेटल भी दूसरे मेटल को रिड्यूस करा सकता है। इसका भी काफ़ी डिटेल में अभी आपको आगे पढ़ना होगा, जब आप अगर आगे साइंस लोगे तो। आपको पढ़ना होगा इसका डिटेल में कि एल्यूमीनियम ही क्यों हमने चुना। काफ़ी सारे हमारे पास मेटल थे, तो कोई भी तो करा सकता था एक सर्टेन लेवल के अलावा। हमारे पास कम से कम ऐसे 10-12 मेटल होंगे ऑप्शन में, तो एल्यूमीनियम ही क्यों चुनते हैं हम? इसको हम पढ़ते हैं आगे, बाद में हम पढ़ेंगे। पर अभी आपके लिए जानना है, एल्यूमीनियम हम यूज़ करते हैं थर्माइट रिएक्शन में।
और बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है यहाँ पे, ठीक है? और बाकी तो प्रिंसिपल सेम रहेगा, एल्यूमीनियम अपना ऑक्साइड बना लेगा, रिड्यूसिंग एजेंट था। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको ये याद रखना है, मैंने कहा एल्यूमीनियम जो था, वो था रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट में कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। कैसे? एजेंट है, अब खुद सोचो अगर आपको टिकट कटवानी है कहीं जाने की, आप एजेंट के थ्रू कटवा सकते हो उसको। तो एजेंट क्या करता है? आपको बस टिकट कटवा के देता है। टिकट किसका है अल्टीमेटली? आपका है। आपको वो ट्रैवल करना है, आपको वो जर्नी पे जाना है। एजेंट खुद वो जर्नी पे नहीं जाता। तो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट खुद रिड्यूस नहीं होगा, वो किसी और को रिड्यूस करवाएगा, ठीक है? तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है, वो दूसरे को रिड्यूस करवाता है और वो खुद इटसेल्फ वो जो खुद है, तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कराता है और इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज़ हुआ है तो क्या होगा? ऑक्सीजन का एडिशन होगा। रिड्यूस करवा रहा है मतलब दूसरे से ऑक्सीजन हटवाएगा, ठीक है? तो अब देखो एल्यूमीनियम रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका क्या मतलब होता है? दूसरे से ऑक्सीजन हटवाएगा। पहले आयरन जो था ऑक्साइड फॉर्म में था, अब यहाँ पे आयरन हट चुका है, फ्री मेटल है और इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। दूसरे को इसने रिड्यूस करवाया, क्यों रिड्यूस कराया? क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कराया और इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, खुद ऑक्साइड हो के फॉर्म में हो गया और हीट बहुत निकलती है यहाँ पे। तो ये दिखा रहा है कि वेल्डिंग में यूज़ होता है। वेल्डिंग में आपको पता है बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो अब हम आते हैं लास्ट जो अपना ग्रुप था एक्सट्रैक्शन ऑफ कम जो लेस रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है उनके। तो उनके एग्ज़ाम्पल में काफ़ी तो आपको डायरेक्ट ही मिल जाएँगे। जैसे कौन से हमने बात की थी, गोल्ड, प्लैटिनम वगैरह आपको डायरेक्ट कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलते हैं, तो आपको केवल बस रिफाइन करना है। केमिकली वो प्योर फॉर्म में ही होगा जैसे कि एजी, प्लैटिनम, गोल्ड, एयू, सिल्वर, ठीक है? इस तरीके से। पर कुछ-कुछ आपको यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन में दिख सकते हैं। कैसे? मर्क्यूरी देखते हैं। मर्क्यूरी जो है वो सल्फाइड में मिलता है, ठीक है? तो मर्क्यूरी सल्फाइड को बहुत ही ईज़िली हम हटा सकते हैं, कैसे? बस आपको ऑक्सीजन के प्रेज़ेंस में हीट करना है और इसको हम क्या कहते थे? अभी हमने जस्ट पढ़ा है रोस्टिंग कहते हैं, ऑक्सीजन के प्रेज़ेंस में और बिना ऑक्सीजन के प्रेज़ेंस में हीट करते हैं तो क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। किसमें यूज़ किया था? कार्बोनेट के लिए। तो इस तरीके से आपको रिकैप करते रहना है, ठीक है? तो यहाँ पे बस ऑक्सीजन के प्रेज़ेंस में हीट कर दिया मतलब रोस्टिंग की है, ठीक है? सल्फाइड को हटाने के लिए हमने दोबारा ऑक्साइड बनाया है। क्यों बनाते हैं ऑक्साइड? मैंने आपको बताया था क्योंकि ऑक्साइड एक बार आपको मिल गया तो वहाँ से आपके पास काफ़ी ऑप्शंस खुल जाते हैं कि फर्दर आप कैसे उसको मेटल को निकालोगे। पर सल्फाइड, कार्बोनेट इनसे डायरेक्टली मेटल निकालना मुश्किल है। तो पहले एक इंटरमीडिएट ऑक्साइड आपको चाहिए। तो यहाँ पे हमने ऑक्साइड जो बना हुआ था अब इसको आगे रिड्यूस करवा देंगे। रिडक्शन करा देंगे तो सिंपल ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, आपको मेटल मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? कॉपर का देख लेते हैं। कॉपर भी नीचे आता है, लेस रिएक्टिव है, आई होप आपको पता हो अभी तक। हाइड्रोजन के भी नीचे होता ही है। हाइड्रोजन को एक बेस मार्क मानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के लिए, ठीक है? अब देखो कॉपर का भी सल्फाइड है, दोबारा ऑक्सीजन यूज़ होगा। कॉपर मेटल जो है दोबारा इन एयर मतलब कि रोस्टिंग ऑक्सीजन के प्रेज़ेंस में कॉपर का ऑक्साइड बनाया है, सेम प्रिंसिपल है। आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको रिएक्शन कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और ये रिएक्शंस आते हैं, ठीक है? आपके जनरली कोई चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शंस हैं, वो शायद ना पूछे पर ये वाले जो रिएक्शन है मेटलर्जी के इस टॉपिक में जितने रिएक्शंस है वो इम्पोर्टेंट है। वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में कैसे रिएक्शन होगा आप शो करो। तो आपको इसलिए इसको रखना तो है, आपको रिकॉल करना है कभी भी, पर मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस तरीके से चलते हैं। सल्फाइड है, तो पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड मिल गया तो रिड्यूस करा देंगे, ऑक्सीजन हटा देंगे, फ्री मेटल मिल जाएगा। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? फ्री मेटल लेना, ठीक है? तो इस तरीके से आप चलो। अब यहाँ पे दोबारा क्या है, अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि कॉपर का जो है, कॉपर ऑक्साइड जो बना था, उसको कॉपर का ही दूसरा जो है रिड्यूस भी करा सकते हैं। कैसे? देखो, अगर जो कॉपर ऑक्साइड बना था उसको कॉपर सल्फाइड के साथ करा दे, तो कॉपर फ्री आपको मिल जाएगा और ये जो सल्फर का है वो ऑक्साइड बन रहा है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसने मतलब इसको रिड्यूस कराया है, Cu2s ने Cu2O को रिड्यूस कराया तभी तो ऑक्सीजन हटा दिया और यहाँ पे कॉपर आ गया। तो ये ख़ास बात है कि कॉपर खुद को ही कर लेता है। उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। जो Cu2s आपका था यहीं से रिएक्शन मिक्सचर से ही वो डायरेक्टली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से कर सकते हैं। आगे रिफाइनिंग रिफाइनिंग ऑफ मेटल में
प्यूरिफाई करने के लिए कहेंगे, अगेन मैंने आपको बताया था कि इम्प्योरिटीज़ आपको मिल सकती है काफ़ी सारी, उसको हम अगर प्यूरिफाई करना चाह रहे हैं तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल हम करेंगे, ठीक है? और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिसिस का मैंने आपको प्रिंसिपल डिटेल में समझा दिया है एनोड कैथोड पे, कैसे क्या रिएक्शन हो रहा है, आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ को, ठीक है? तो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कहते हैं पानी चढ़ा हुआ है, ऐसा होता है कि अरे ये पूरा गोल्ड का नहीं बना है, इसमें गोल्ड का पानी चढ़ा है, इसमें इसका पानी चढ़ा है। तो पानी चढ़ा हुआ का क्या मतलब होता है कि उसमें एक कोटिंग करवाई है इलेक्ट्रोलिसिस के बाद। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये हमेशा पूछते हैं, बहुत ही इनका फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले हमें देखना है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में हम कर क्या रहे हैं, ठीक है? तो कॉपर आपको मिल गया है एक थोड़ा इम्प्योर फॉर्म में, आप चाह रहे हो कि उसको उसकी प्योरिटी और बढ़ा सके, उस इम्प्योर फॉर्म को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो आप ये सेटअप देखो, एक मीडियम है सॉल्यूशन का, बैटरी लगी है, पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव एंड है। अभी तक आपको पता चल गया होगा, जो पॉजिटिव एंड है वो है आपका एनोड, जो नेगेटिव है वो है कैथोड, ठीक है? मैंने आपको ये बता दिया था। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि इम्प्योर इम्प्योर सैंपल वाला किस पे लेंगे, एनोड पे या कैथोड पे, ठीक है? और प्योर कॉपर वाला सैंपल किस पे लेंगे, एनोड पे या कैथोड पे? अब देखो, आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी नहीं भूलोगे अगर आपने कंसेप्चुअली उस चीज़ को समझा है। मैंने क्या बताया था कुछ देर पहले, कैथोड पे होता है रिडक्शन, ठीक है? मैंने आपको ये बताया था, कैसे होता है रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होंगे, ठीक है? तो हमने सपोज़ इसको कैसे आप इमेजिन करोगे, जैसे कॉपर प्लस रहेगा अगर, उसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो कॉपर डिपॉज़िट होगा। यही तो मेटालिक फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म है जो हमें चाहिए प्योर कॉपर का, ठीक है? तो प्योर कॉपर में हम क्या चाहेंगे, हमें कॉपर चाहिए। हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि Cu से इलेक्ट्रॉन वो छोड़ दे और वो ऑक्साइड फॉर्म में चले जाए। हमें इससे मतलब तो नहीं है, हमें आपकी मेटलर्जी में किस चीज़ से मतलब है? हमें इससे मतलब है, एलिमेंटल से। तो ये एलिमेंटल कहाँ पे मिल सकता है? जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ये कौन-सा है? रिडक्शन ही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पे कि एनोड पे? कैथोड पे होता है। तो हम प्योर हमें जहाँ पे चाहिए, प्योर जो हमें मिलना है, वो हम कहाँ पे लेंगे? प्योर हम कहाँ पे लेंगे? कैथोड पे लेंगे, ठीक है? और अगर कैथोड पे हमने प्योर कॉपर का सैंपल लिया है, तो इम्प्योर ऑब्वियसली एनोड ही बचा हुआ है, यहाँ पे लेंगे। क्या क्यों लेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि प्योर पे हमें क्या चाहिए, एज़ इट इज़ Cu चाहिए मेटालिक फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में। वो कहाँ पे मिलेगा, जब रिड्यूस होगा, जब रिडक्शन रिएक्शन होगा, तो आपको प्योर मिल पाएगा। रिडक्शन रिएक्शन कहाँ पे होता है और कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन ऐड होता है इसलिए रिडक्शन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है। तो प्योर कहाँ पे लेंगे, कैथोड पे लेंगे। इम्प्योर कहाँ पे ले लेंगे, एक ही बचा कैथोड के अलावा, एनोड पे ले लेंगे। तो अब आपको पता चल गया, हमने एनोड पे लिया है इम्प्योर, एनोड पे इम्प्योर, कैथोड पे प्योर, कैथोड पे प्योर, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्योर इम्प्योर से आपके पास इम्प्योर कॉपर है, इससे सॉल्यूशन में चला जाएगा Cu प्लस बन के। यहाँ पे Cu था, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, तो एनोड पे, ये है एनोड, एनोड का मतलब होता है नेगेटिव, सॉरी, एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है? तो कॉपर से आपके पास कॉपर प्लस के फॉर्म में चला गया, कहाँ पे, सॉल्यूशन मीडियम में चला गया, ठीक है? इसको 2 प्लस, सॉल्यूशन मीडियम में चला गया। अब क्या है, एनोड पे कॉपर जो था आपका इम्प्योर था, इम्प्योर कॉपर था, आपने उसका ऑक्सीडेशन कराया, क्यों? क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, Cu2 प्लस में चला गया सॉल्यूशन मीडियम में। अब सॉल्यूशन मीडियम से क्या होगा, Cu2 प्लस आ जाएगा, और Cu2 प्लस अब आ गया है, तो आपके पास ये रिएक्शन हो जाएगी, कौन सी, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। आपके पास Cu2 प्लस आ गया यहाँ पे, अब आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करा दो। क्यों? इलेक्ट्रॉन ऐड को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन क्यों? क्योंकि ये है आपका कैथोड, कैथोड पे कौन सा प्रोसीजर होता है, रिडक्शन होता है। तो क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। और प्योर कॉपर ही तो आपको चाहिए था, प्योर कॉपर आपको कैथोड पे मिलता रहेगा, सॉल्यूशन के थ्रू होके जाता रहेगा। सॉल्यूशन हम कौन सा लेते हैं, सॉल्यूशन हम लेते हैं कॉपर सल्फेट का, एसिडिफाइड। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया हो, ठीक है? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और इस तरीके से आपका मेटलर्जी का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि ऐसे ही हम कंटेंट लाते रहेंगे 10th क्लास का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।